हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप सबका जो है क्लास 10th का जो अब तक पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट का वो अच्छा हुआ होगा। और अब अगला जो पेपर है वो मेन पेपर है जो कि सबसे खतरनाक पेपर बोला जाता है और इसीलिए बोर्ड जो है उसको लास्ट में करता भी है। तो अब नेक्स्ट पेपर जो है वो आपका मैथ का पेपर है, ठीक है ना। तो अब जो अब तक पेपर कैसे हुआ है क्या हुआ है उस पर ज़्यादा कोई हम बात नहीं करेंगे। और अब लास्ट पेपर हम देखेंगे कि मैथ का जो पेपर है उसमें क्या कर सकते हैं और क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी और जो इम्पोर्टेंट टिप्स है और कैसे इधर 2 दिन में या 3 दिन जो भी आपके पास टाइम है उसमें कैसे मैनेज किया जाए उसको चीज़ों को और अच्छा से अच्छा नंबर किया जाए उस पर हम बात करेंगे इस सेशन में। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको कैसे क्या करना है उस पर भी आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे कौन सा टॉपिक कितना कैसे करना है। तो अब सबसे पहले तो देखना है कि हमारे पास टाइम शेड्यूल कितना बचा हुआ है। अब आज का टाइम अगर हम निकाल दें तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन फुल बचता है। आप जो पेपर दिए हैं उसमें कोई स्ट्रेस नहीं लीजिए और आने वाला पेपर भी मैं पहले भी आपको बता दूं कि मैथ का पेपर भी बहुत अच्छा होगा आप सबका, क्योंकि आप सबने बहुत अच्छी मेहनत की है। फिर भी हम अपना लास्ट टाइम भी बेस्ट देते हैं क्योंकि हम लोग साल भर काफ़ी मेहनत किए हैं इस पेपर के लिए। तो क्या करना है अब आपको मैं उस पर आता हूँ। तो करना क्या है कि अब मुझे नई चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जो हमने साल भर कोर्स में नोट्स बनवाया है और जो क्लास नोट्स है और जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, या फिर जो आपने क्वेश्चन कलेक्ट किया हो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं लिखा हो उस तरीके से नई चीज़ें नहीं पढ़िएगा। ये नहीं कि नए चैनल में कुछ आ रहा है उसको पढ़ेंगे या कहीं और कोई बुक उठा के लेकर देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके लिए चैप्टर वाइज अब देखिए तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन एक बार मैं चीज़ों को और समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। और इन सबके बताने के बावजूद भी अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं हमें मैथ में कोई डाउट है या कोई समस्या है तो वो बेहिचक मुझसे मिल सकता है या मेरे पास कॉल कर सकता है। सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है 9140539200, ये सबके पास नंबर है। अगर किसी को कोई डाउट है व्हाट्सएप कॉल कर लो, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो या कॉल करके बात कर सकते हो, या कल तो छुट्टी है स्कूल में, परसों सैटरडे को आप स्कूल आके बात कर सकते हो, संडे रहेगा संडे तो या घर पे आके मिल सकते हो कि सर ये इस तरीके से चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट है या कोई भी किसी भी तरीके से स्ट्रेस ले रहे हो तो आप मिल करके अपनी समस्या सुलझा सकते हो, ठीक है। तो अब हम आपके साथ हैं पूरा पेपर तक। और फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें हैं तो उसके लिए आप घर पे आ सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ चीज़ों को आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उसको बता देते हैं और क्या कैसे पढ़ना है वो दोनों चीज़। अच्छा दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे हमारे पास थे कि मतलब बेसिक वाले भी हैं और स्टैंडर्ड वाले भी हैं, ठीक है। सबका पेपर यही होगा, बस बेसिक वालों के लिए थोड़ा सा पेपर इजी होगा लेकिन वही स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा सा पेपर मतलब एक स्टैंडर्ड नाम ही जैसा है उस हिसाब से आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं अंतर होगा। तो करना क्या है कि सबसे पहले जैसे जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, तो अगर फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखें रियल नंबर में, तो रियल नंबर में मैंने आपको बताया है कि जो मेन आपको रिवीजन करना है या लिखना है वो सबसे पहले इरेशनल प्रूव करने के लिए, वो चाहे √2 हो चाहे √3 हो चाहे √5 हो, ठीक है ना। एक तो ये है। अभी इधर लेटेस्ट में वेरिएबल फॉर्म में भी चीजें आ रही है, जैसे अगर मान लो कि √a या √b कह रहा है प्रूव करने के लिए और ये a भी जो है प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है रियल नंबर, तो सेम तरीका यही होगा जैसे आप √2 प्रूव करना जानते हैं √3 वैसे ही वेरिएबल फॉर्म को भी प्रूव करिएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग इस पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। लास्ट टाइम जाते समय आपने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है लेकिन देखिए इसके स्टेप्स होते हैं क्योंकि वेरिएबल फॉर्म में है, थ्योरेटिकल फॉर्म है, तो थोड़ा लिखने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इस पर एक दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो क्या है कि जहां पर आपने लिखा होगा 8 ±√2 √3 √5 करके और अपॉन कुछ लिखा रहता है 5 6 इस तरीके से। तो दोनों क्वेश्चन का प्रूव करने का तरीका ये बताया गया है। आप इस पे बेसिक क्वेश्चन ही तैयार कर लीजिए और इस पर क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये कंपलसरी है कि ये कंफर्म है, ये क्वेश्चन इसमें से कोई एक चाहिए कंफर्म है, वो बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन आएगा जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें जो पहले चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम पे क्वेश्चन कंफर्म है, एमसीक्यू में भी रहेगा और वैसे भी चाहे वो बेसिक के हो चाहे स्टैंडर्ड के, ठीक है। बेसिक वालों के लिए सिंपल सा रहेगा और स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा सा वेरिएबल बढ़ा देगा, ठीक है।
तो ये तो फर्स्ट चैप्टर से हुआ। दूसरा चैप्टर जो आपका है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ज्यादा कुछ तो है नहीं आपके पास, सिर्फ उसमें क्या करना है आपको, जो अगला क्वेश्चन तैयार करना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए इसमें से और एक एससीएफ से 3 क्वेश्चन, ठीक है। जो पॉलिनोमियल चैप्टर में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो जैसे अगर ax² प्लस bx प्लस c, अगर कोई पॉलिनोमियल px है तो मैंने आपको 2-3 चीजें यहाँ पर बताया है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या होता है। अगर अल्फा और बीटा 2 जीरोज हों तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज जिसको कहते हैं माइनस b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c/a। ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स है, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या रहता है, अगर मान लो बेसिक वालों के लिए खास करके अगर आता है तो जीरोज निकाल लीजिए और उसके बाद उसका सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोफिशिएंट्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, बस वही रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये पहली चीज है। दूसरा चीज इसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर मान लो जीरोज गिवन हो तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन कैसे निकलता है। तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन px इक्वल टू होता है k टाइम x² माइनस सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपका इक्वेशन है किसका, पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में बस घुमा फिरा के इतना ही है, और बाकी क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आगे चैप्टर है, उसको मिला के इसमें क्वेश्चन बनता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे अभी थोड़ा सा आगे बढ़े तो, या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी यहाँ पर अगर देखें, नहीं तो भी चलो आगे बढ़ के हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इसी पॉलिनोमियल चैप्टर में ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, यही पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। कब, जब ये इक्वल टू 0 हो जाए और यहाँ पर लिखा जाता है कि a नॉट इक्वल टू 0, पहली चीज, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने के लिए, जिसमें से फैक्टर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड 2 ही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है नहीं। तो फैक्टर मेथड से वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चन बहुत सारे आपको बताए गए हैं, उनको देख लीजिएगा, या रूट वाले टर्म्स। तो बेसिक वाले तो रूट में जो वैल्यू दी गई है वो, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो वेरिएबल फॉर्म वाले क्वेश्चन देख लेंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में जीरोस फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है तो यही जो k है यहाँ पर ये इक्वल टू 0 हो जाता है, यही पॉलिनोमियल का जो फार्मूला है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और सीधा हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आता है, नेचर ऑफ रूट्स, जो अगला मतलब टॉपिक होगा वो नेचर ऑफ रूट्स का होगा, मतलब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स में आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट d निकाला जाता है सबसे पहले, जिसको बोला जाता है b² माइनस 4ac, ठीक है, इसको फाइंड करेंगे। फिर इस d के अकॉर्डिंग हम नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं, जहां पर d इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है ना। तो रूट्स इक्वल और रियल होगा जब d इक्वल टू 0, दैट मींस b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कहां से आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ये यहाँ a x² का कोफिशिएंट है, b x का है और c कांस्टेंट है, ठीक है। तो इक्वल एंड रियल होगा जब d इक्वल टू 0 होगा, पहला केस। दूसरा है आपका कि d ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये रियल रूट्स क्या होंगे, इक्वल अनइक्वल होगा, क्या होगा, अनइक्वल होगा और रियल होगा, ये 2 चीज। और एक तीसरा केस होगा d लेस देन 0, d लेस देन 0 मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो आपको नो रियल रूट्स यानी कि इमेजिनरी रूट्स आता है, नो रियल रूट्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये नेचर ऑफ रूट्स पे ये आता कैसे है, कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें कोई अननोन वेरिएबल a b k लैम्डा कुछ भी हो सकता है m, और कहेगा रूट्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू। तो सीधा सा आप b² माइनस 4ac निकाल लो और उसको इक्वल टू 0 की कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि जैसे कोई क्वेश्चन क्या होता है, घुमा के आ जाता है, आपको ये पता है कि इक्वल रूट्स बोला है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, स्टेप मार्किंग। आप उसके जितने स्टेप कर सकते हो, जितना जानते हो उतना लिख दो, यहाँ तक कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a b c की वैल्यू रख दोगे, b² माइनस 4ac रख दोगे, भले ही लास्ट में आपने सिंप्लीफाई नहीं कर पाए हैं, तब भी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर 1.5 नंबर तक मिल जाता है, ठीक है।
तो ये आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। इसलिए अभी लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा कुछ क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी आपके बारे में फार्मूला पता हो, कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आएगा वो आपको मैं 100% श्योर हूँ आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है। आपने इतनी प्रैक्टिस की है। इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, जीरो निकालने के लिए कह रहा है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में इसका जीरोज x इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। इसका यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर रूल नहीं पूछा है कि आप फैक्टर मेथड से करिए या किसी और से, तो डायरेक्ट हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में इसमें आता है एक तीसरा जो टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम में कोई ये रूल नहीं है कि क्या आएगा वर्ड प्रॉब्लम में, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, 4-5 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको सब बताया गया है। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लोगे तभी सफिशिएंट है, नहीं तो उस पर ज्यादा हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं यही आएगा, ठीक है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो, नहीं तो जितनी तैयारी है उतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसके बाद में बीच का एक चैप्टर छूट रहा था, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है। उसमें से क्या पढ़ना है आपको अभी रिवीजन, लेटेस्ट में इधर 2-3 दिन में आपको क्या रिवीजन करना है, क्या चीजें माइंड बैकअप बना के चलना है, और सभी बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चे मतलब बहुत ज्यादा तैयारी नहीं किए हैं, अब लास्ट 2 डे में 3 डे में क्या करना है। अच्छा, उसका एक रीजन ये भी है कि लगभग जो है 10-15 दिन हो गया, 20 दिन पेपर होते हुए, तो चीजें अभी बहुत सारे बच्चों ने मैथ एकदम बंद कर दिया था। जो लोग रिवाइज करते रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बिल्कुल मैथ को छुए ही नहीं। अब इधर 4 दिन में उनको बहुत ज्यादा तैयारी हो नहीं पाएगी, तो इसलिए कुछ मतलब जो पार्टिकुलर केस में है उन्हीं को पढ़ना है। अब जैसे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करूं तो इसमें क्या पढ़ना है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे होता है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 एक इक्वेशन होता है, और एक इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आएगा क्वेश्चन वो आएगा ग्राफ पे। पहला क्या आएगा, ग्राफ पे। अब ग्राफ क्या होता है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। अगर दो लाइन पैरेलल हो गई तो हमारे पास नो सोल्यूशन होता है। नो सोल्यूशन मतलब दोनों लाइन में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और तीसरा केस होता है अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए, दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर आ जाती है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है। दोनों में क्या होता है, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। तो ये तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल फॉर्म। अब अगर आप इसके अलजेब्रिक फॉर्म पे आएंगे तो अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यूनिक सोल्यूशन की जो कंडीशन आपको बताया गया है पहले, क्या होता है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो यूनिक सोल्यूशन। आप क्लास नोट्स देखोगे बेटा तो सब चीजें बकायदा लिखी हुई है, आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। नो सोल्यूशन के लिए क्या है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये है नो सोल्यूशन का, ठीक है। यानी इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम होंगे, इसके नॉट इक्वल टू रेशियो होगा, ठीक है। और तीसरा जो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन है कोइंसाइड का, वहां सभी रेशियो इक्वल होते हैं। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो यहाँ पर दो वर्ड आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये कंसिस्टेंट दोनों होते हैं और ये दोनों सोल्यूशन होता है वो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये तो खैर आपका पेयर ऑफ इक्वेशन में है, जो कि पढ़ना ये जरूरी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता जरूर है, नेचर ऑफ रूट से और इसके सोल्यूशन के नेचर से। पेयर ऑफ इक्वेशन में सोल्यूशन के जो नेचर है, ये यूनिक सोल्यूशन, पैरेलल का, इनफाइनाइट का, इस पे भी आपको वेरिएबल निकालने के लिए आएगा या शो करने के लिए कि फाइंड द विच नेचर या विच आर ट्रू। एमसीक्यू में भी होगा, अलग से 2 नंबर में भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला इसमें क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम आप एनसीईआरटी रिवीजन कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपने अब तक प्रैक्टिस किया उसी को थोड़ा सा देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जितनी तैयारी की है वो सफिशिएंट है, ठीक। अब नई चीज पढ़ोगे तो नई उलझन होगी, नई चीजें नहीं कर पाओगे तो और स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए आप ज्यादा नई चीजों पर नहीं जाइए, जितना आप एनसीईआरटी पढ़े या लगाए उसी रिवाइज कर लीजिए, यहाँ तक कि क्लास नोट्स पढ़ लो वही इतना सफिशिएंट होगा। तो ये तो होगा ये। इसके बाद में अगला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में अगर बात करूं
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सबको पता है कोऑर्डिनेट के बारे में हर चीज, वो तो बताना है नहीं। कोऑर्डिनेट में जहां पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आपको पता है एक्स को अब्सेसा बोलते हैं, ये जानते हैं आप लोग, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऐसे चलेगी, ठीक है, यानी कि उसमें एक्स वैल्यू नहीं होगा, यानी कि वाई एक्स इक्वल टू 0 है। यहां ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन एमसीक्यू में बनेगा। अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो वाई इक्वल टू एक कोई लाइन है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन अगर कोई y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू b है तो ये लाइन क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर इन दोनों लाइन का सलूशन पूछा जाए, ये क्वेश्चन अगली बार आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो अगर इन दोनों लाइन का सलूशन पूछा जाएगा तो जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही उसका सलूशन होगा। लाइन डेट की a, b, जहां इसकी इंटरसेक्शन होगा वही उसका सलूशन होगा, ठीक है। तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हुई, इसका कंसेप्ट यहाँ से यूज किया जा सकता है लाइन का और दोनों का मिक्स करके, ये हुआ। अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें पढ़ना है, मतलब जो तुम्हारे यहाँ सिलेबस में है, वो है क्या चीज, दो ही आर्टिकल है, एक डिस्टेंस फार्मूला। याद रखिए बेटा, कहीं भी दो पॉइंट है, कहीं कोई ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में साइड वाइड निकालना है, कुछ भी निकालना है, आप डिस्टेंस फार्मूला लिखो, वैल्यू रखो, जहां तक कर सकते हो 2 स्टेप 3 स्टेप जरूर करिए, ठीक है। ये नहीं क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन नहीं छोड़िए, क्वेश्चन नंबर डालिए, उसमें लिखिए कुछ, ताकि आपको अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर आधा नंबर मिल जाए, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो क्या करना है। पहली बात तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट होते हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। अब इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला निकालना है तो अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। याद रखिए बेटा, हर बच्चे को कह रहा हूं, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, फार्मूला याद रखो। कहीं भी 2 पॉइंट है, इसका यूज कहां होता है, ट्रायंगल की साइड निकालने के लिए, क्वाड्रिलेटरल की साइड निकालने के लिए, रोम्बस स्क्वायर को प्रूव करने के लिए, है ना। तो जहां भी देखिएगा डिस्टेंस की बात करेगा, आप इस फार्मूले को जरूर लिख दीजिएगा। भले ही आगे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा वो अलग बात है, ठीक है। आ रहा है तो आगे कंसीडर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस पॉइंट को इस तरीके से, जो पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 बना दीजिएगा, x2 y2 बना लीजिएगा, फिर फार्मूले में रखिएगा। सही सही रखोगे तो आई होप कि आ जाएगा। जो एनसीईआरटी में या जो मैंने क्वेश्चन कुछ कराए हो रहे हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला, पहली बात। अब इसी डिस्टेंस फार्मूले पर क्वेश्चन आता है नॉन वेरिएबल का, कहता है इक्यू डिस्टेंस। इक्यू डिस्टेंस में मान लो कोई पॉइंट P है एक्स वाई, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है A पर और B पर। इक्यू डिस्टेंस है तो इक्यू डिस्टेंस पर मतलब इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या है, बराबर है। लगा कि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगा लो, कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। एक तो डिस्टेंस फार्मूला वाला। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें से केस स्टडी भी आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा डिस्टेंस फार्मूले पर, अरे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और दूसरा एक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है ये भी समझ लो तुम। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। सेक्शन फार्मूला कहता है एक पॉइंट कोई R है जो PQ लाइन को क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। मान लो 2 भाग में रेशियो में है m/n, 2 रेशियो में बांट रहा है। तो कह रहा है कि पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछा है। तो गिवन क्या है यहाँ पर, x1, y1, x2, y2, और इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकालना है जहां m और n रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो इसी फार्मूले में जो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट आता है उसी फार्मूले में बोला जाता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही कर लो सिर्फ, अब मैं बता रहा हूं तब भी आपका काम हो जाएगा। आप एक्स एक्सिस वाले जो भी मतलब उसमें क्वेश्चन मैंने बहुत पहले आपको बताया वही इतना कर लो, हो जाएगा लास्ट टाइम, और कहीं कुछ ना पढ़ो, उतना ही आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा सेक्शन फार्मूले में। तो फार्मूला क्या है मैं लिख देता हूं। तो इस पॉइंट R का जो xy कोऑर्डिनेट होगा ये निकल कर आता है xy इक्वल टू, और इधर कोऑर्डिनेट में क्या है मैंने आपको बताया था कि यहां का रेशियो इसके साथ, तो mx2 प्लस mx1 अपान इन दोनों रेशियो का सम m प्लस n, कामा लगा के लिखिए। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो बेटा, मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत बार समझाया है कि आप कोऑर्डिनेट को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कोऑर्डिनेट गलत लिखते हो तुम लोग, और एग्जामिनर नंबर काट भी सकता है आपका। तो हमेशा याद रखो कोऑर्डिनेट को ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, ठीक है। m y2 प्लस n
y1/m+n, ये आएगा। ठीक है, अब यही सेक्शन फार्मूला है, इसमें तुम्हें रेशियो निकालने के लिए आ सकता है, पॉइंट आर की वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है, या x1 y1 x2 y2 में कोई पॉइंट निकालने के लिए आ सकता है। और एनसीईआरटी में सब पे क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। वहां तक कि उसमें केस बेस्ड भी एक दो वर्ड प्रॉब्लम दी गई, मैंने करवाया भी कई बार, तो उसको देख लीजिए। यहाँ पर बस यही इतनी दोनों चीजें हैं और ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ पढ़ना ही नहीं है, और जो कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है। मैंने आपसे कहा है अगर एग्जाम्पल के एमसीक्यू देख सकते हो तो उसको भी देख लो, अच्छी बात है। तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हुई। अब मैं आगे बढ़ूं अगर, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको एपी के नाम से जानते हो आप लोग। क्या जानते हो? एपी के नाम। एपी में क्या पढ़ना है? जो चीज सबसे पहले तो फार्मूला, एपी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला सबसे मस्ट है। फार्मूला तो सारे चैप्टर के मस्ट हैं, जो अगर वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए तो सारे फार्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, जो कि मैंने ओरल बता रहा हूँ। सब याद होना चाहिए, आपके सामने माइंड में बैकअप घूमना होना चाहिए कि कब कैसे क्या करना है। ठीक है, तो एपी में क्या है? एपी का आप सबसे पहले जानते हो एपी क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जिसके हर एक टर्म में एक सेम डिफरेंस होता है, उसी को एपी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 एंड सो ऑन। देखिए कि एपी है, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। तो ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हो, क्या बोलते हो? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपको पता है? डी जिसको बोला जाता है। क्या निकालते हो? a2 - a1। तो सबसे पहले किसी भी सीरीज का a2 - a1 से कॉमन डिफरेंस निकालना सीखो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अगर कॉमन डिफरेंस पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, तो एपी कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। तो एपी कैसे होता है? पहला टर्म a है, दूसरा होगा a+d, तीसरा होगा a+2d एंड सो ऑन। हम चाहे जितना टर्म की सीरीज निकालना होगा निकाल लेंगे, अगर मुझे a पता हो, d पता हो। ठीक, हम किसी भी दिए हुए क्वेश्चन में अगर एपी फाइंड करना है तो कोशिश करते हैं कि हमारे पास ए मालूम हो जाए और डी मालूम हो जाए। चलो, अब अगला आता है कि अगर मुझे कोई टर्म निकालना हो, एपी में टर्म होते हैं, ये सभी टर्म कहलाते हैं। तो एपी में टर्म निकालने के लिए हम लोग an का यूज करते हैं, और ये फार्मूला आपने पढ़ा है a+n-1 × d, जिस पर बहुत सारी प्रैक्टिस दी गई है आपके एनसीईआरटी बुक में। बेटा हम कहते हैं सब नहीं लगाओ, जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया उसी लगा लो, आपका काम हो जाएगा। ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन आएगा कैसे? 1, 2, 3, 4 वेरिएबल है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आ सकता है, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आ सकता है, या फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आ सकता है, या कौन सा टर्म है ये पूछ सकता है। अगर nth टर्म, 7th टर्म, 16th टर्म, 20th टर्म पूछता है तो इसका मतलब हुआ कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकालना है, वो टर्म निकालना है कि कौन सा 20th टर्म है और उसमें n 20 है। ठीक है, ये चीज तो पहला फार्मूला ये याद होना चाहिए सबको, जिसको nth टर्म बोला जाता है। ठीक है, फार्मूले को। दूसरा इसमें जो आता है वो ये है कि इसका सम, इसका क्या है? सम। लेकिन उससे पहले एक वर्ड और आता है, यही an जो है n टर्म कहलाता है, लास्ट। अगर मान लो सीरीज में 16 टर्म निकाले और 16 लास्ट टर्म है, तो वही लास्ट टर्म भी कहलाएगा, तो n = a+n-1 × d, ये भी होगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है कि l दिया है तब भी आप लगा सकते हो, सीरीज में कुछ फाइंड कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि अगर मान लो कभी कोई क्वेश्चन रिवर्स पूछता है, पहले तो कहेगा फ्रॉम बिगिनिंग, अगर तुमसे कहता है 17 टर्म बताइए तो शुरू से 17 टर्म होगा। लेकिन अगर ये कह दिया कि फ्रॉम लास्ट 17 टर्म, तो क्या करिएगा? यही जो लास्ट वाला फार्मूला है यही बदल दीजिएगा, सिर्फ इसको d, यहाँ d जो है वो निगेटिव कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रॉम द लास्ट जब लगाइएगा फार्मूला, तो चाहे सीरीज को पलट दीजिएगा, और सीरीज पलटना नहीं चाहते हैं तो सीधा सीधा आप फ्रॉम द लास्ट जब लगाएंगे तो ये एक जगह पर l कर दीजिएगा और -n-1 × d कर लीजिएगा। तो फ्रॉम द लास्ट याद करिए, क्लास नोट्स पर लिखिएगा, फ्रॉम द लास्ट का सीधा फार्मूला लिखा है, क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में सम आता है निकालने के लिए। अगला जो इसमें पॉइंट आपको याद रखना है, सीरीज का सम। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी बुक में सफिशिएंट है, आप एनसीईआरटी बुक के कर लो, कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो सम निकालने के लिए भी दो फार्मूले आपको बताए गए थे कि SN = n/2 2a + n-1 × d। बेटा याद कर लो, अगर कहीं भी एपी में सीरीज आएगी सम करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर सको नया कर सको, कम से कम आप ये सब लिख तो सकोगे, जिससे आप सभी को, जो लोग बेसिक मैथ लिए हैं, खास करके वो जो कमजोर है बच्चे थोड़ा मैथ में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कम से कम फार्मूला पढ़ लो इधर 2-4 दिन में, और उसको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है उसी को कर लो। ठीक, एक ये है, और एक इसी पर आता है, अगर मान लो कि लास्ट टर्म दिया हो, डी ना दिया हो, तो
तो यही एसईएम का फार्मूला होता है n/2a+l। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये तब लगता है जब हमें लास्ट टर्म पता हो और डी ना पता हो, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगा सकते हैं, एक तरीका है, जाओ वहां से निकालो, लेकिन आप यहाँ डायरेक्ट लगा दो, ये हुआ। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है सम और nth टर्म के बीच रिलेशन। तो an होता है जो nth टर्म, वो SN माइनस SN माइनस 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें क्या रिलेशन है, सम और nth टर्म का रिलेशन। इस पे क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेगा बेटा, चाहे नोट करके रख लो डायरेक्ट। अगर नहीं लगाओगे तो ये थोड़ा सा आ जाएगी दिक्कत, ठीक है। अब ये एपी के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। बाकी क्वेश्चन आप एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इधर जो भी 2-4 दिन बचा हुआ है उसमें कर लोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो ये तो एपी की बात हो गई। अभी हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं बेटा, करिए। क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो मैं पहले भी बता चुका आपको कि आप जो है कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एपी तक हो गया। एपी के बाद में जो भी चैप्टर्स हैं, ये इतने चैप्टर अलजेब्रा के जो थे ये एक बहुत बड़े पार्ट में है। इसके बाद ट्रायंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में तुम्हें जो चीज मैंने बताया है, बीपीटी थ्योरम, जिसको थेस थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, और स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ थेस थ्योरम, और या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट। इन तीनों नाम से तुम उसको जानो, किसी भी नाम से आएगा तो थ्योरम का प्रूफ एक ही है, वो बदलता नहीं कभी, ठीक है। तो वो थ्योरम आपको तैयार कर लेनी चाहिए। अब अभी उसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रूफ डाउट है तो आप उसको मैसेज कर दो, हम उसका कल वीडियो अपलोड कर देंगे, या आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर हम बात कर लेंगे। तो पहली बात, ट्रायंगल चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहले बीपीटी थ्योरम पढ़ लीजिए, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक। और उससे रिलेटेड जो 3-4 क्वेश्चन अगर आप लगा सकते हो ट्रायंगल वाले जो मैंने बताया लास्ट में, वो क्वेश्चन तैयार कर लो, और उसके एग्जांपल 1-2 हैं वो, ठीक है। उसमें और ज्यादा कुछ नहीं, सिमिलरिटी रूल वाले। और इसके बाद में ट्रायंगल में बस इतना ही पढ़ना है। अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते तो बीपीटी थ्योरम तैयार कर लो, बस इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कर सकते हो तो अच्छी बात है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक चैप्टर सर्किल है। सर्किल और ट्रायंगल दोनों में मिला देता हूँ, चलो ठीक है। सर्किल और ट्रायंगल को दोनों को मिला देता हूँ। सर्किल में बीपीटी थ्योरम, ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम, थेस थ्योरम, और सर्किल में पेयर ऑफ टेंजेंट्स वाली थ्योरम, ये जिसमें एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई जो पेयर ऑफ टेंजेंट होती है वो आपस में इक्वल होती है। बहुत इजी थ्योरम है। इसको अगर आने की जो संभावना है, चाहे ये आएगी चाहे ये आएगी। अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग थ्योरम के साथ साथ क्वेश्चन भी लगा होता है, तो वो अलग बात हुई, लेकिन ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक थ्योरम और है सर्किल में, वो भी प्रूव कराई गई है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ये थ्योरम भी आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो 3 थ्योरम आप प्रूव जरूर देख लीजिएगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स पे किया गया इक्वल होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। ये तीनों थ्योरम तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन बेसिक वालों में तो कंफर्म है, और स्टैंडर्ड वालों में भी एक क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। बेसिक वालों में डायरेक्ट थ्योरम रहेगा 5 नंबर में, लेकिन स्टैंडर्ड वालों में थ्योरम के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी ऐड किया रहेगा, ठीक है। तो ये इतना कर लो। अगर हो सके जो लोग सर्किल के हैं, सर्किल के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, मतलब यहाँ तक कि जो 7-8 क्वेश्चन है, देख लो बेटा, कंफर्म है आपको एनसीईआरटी बुक से मिल जाएगा। एग्जांपल और उससे मिल रहे, सर्किल चैप्टर और ट्रायंगल आपको एनसीईआरटी बुक से हो जाएगा, ठीक है। अगर हो सकता है जो लोग करना चाहें तो एग्जाम्पलर पढ़ लो, बस कोई नई चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इतना लगाना आएगा, सर्किल के क्वेश्चन करना आता है एनसीईआरटी का, ट्रायंगल का क्वेश्चन करना आता है, तो हम श्योर हैं कि आप जो है अदर क्वेश्चन जो आएगा उसको भी हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्किल। अभी इसके बाद में एरिया रिलेटेड टू सर्किल एक चैप्टर जो है आपका, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में कुछ ज्यादा आपकी बार है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जो है या नहीं है, हम आपको पूरी तैयारी के साथ भेजते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको मैं फार्मूला रिवाइज करा देता हूं। सेक्टर की एरिया, सेक्टर की एरिया क्या होती है उसका फार्मूला याद कर लो बेटा। कहीं भी सेक्टर वर्ड आएगा तो आप फार्मूला जरूर लिखो। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा ये है, ये रेडियस है, तो क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का फार्मूला है। और इसमें एक लेंथ निकालने के लिए आती है, आर्क की लेंथ। तो लेंथ का फार्मूला क्या है, आपको सबको पता है कि थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। मैंने बताया है कि सर्कमफेरेंस से इसको निकाला जाता है, इसको एरिया से निकाला जाता है।
और एक फार्मूला आता है कि सिगमेंट की एरिया, सिगमेंट मतलब ये वाला पार्ट। तो सिगमेंट की एरिया के लिए जो मैंने आपको शॉर्टकट में लिखवाया था 1/2r² साइन थीटा, उसको याद कर लो, ठीक है। या 1/2 ना लिख करके r² साइन θ/2 cos θ/2 उसको याद कर लो। तो सिगमेंट की एरिया निकालने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इक्विलैटरल है तब भी एरिया का फार्मूला पता है। तो यहाँ से क्या होता है, सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया माइनस की जाती है, ठीक है। और इस पे मैं तुम्हें बताऊं कि अगर एनसीईआरटी में जो पहली एक्सरसाइज है उसमें दिया गया क्वेश्चन कर लो तो आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कहाँ से क्या आना है, लेकिन मेंसुरेशन के फार्मूला जरूर पढ़ डालिए। आप फार्मूले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहिएगा, एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए अगर आपको डाउट है तो। और क्वेश्चन लगा सकते हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए कर लो, नहीं तो कोई गौर नहीं करें, आपने जो तैयारी किया होगा आपका सफिशिएंट होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है स्टैटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टैटिक्स में हमने आपको शुरू में भी बताया था मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना। एक क्वेश्चन पे तैयार करो, आपको मीडियन का फार्मूला पता होना चाहिए, आप मीडियन के फार्मूले के साथ साथ कौन कौन से वेरिएबल्स क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए। दूसरा चीज मोड का फार्मूला पता होना चाहिए। और मीन तो आसान है, मीन तो सबको पता है कि समेशन आप या 5x या 5 समेशन आप अप्लाई कर देंगे वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ये दो टाइप के जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार यही मोर देन टाइप आया था, लेस देन टाइप का क्वेश्चन। और मैं अब की बार से श्योर हूँ कि आपको लेस देन टाइप या मोर देन टाइप की जरूर आएगा, चाहे बेसिक स्टैंडर्ड में कहीं भी क्वेश्चन रहेगा जरूर। 5 नंबर में आता है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। और इस पर केस बेस्ड भी आ रहा है, इधर पिछले 2 साल में देखा गया केस बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। तो केस बेस्ड पे आएगा तो उसमें मीडियन भी निकालने के लिए रहेगा, मोड भी निकालने के लिए रहेगा, मीन भी निकालने के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है वो मीन मीडियन मोड में रिलेशन, ठीक है। 3 मीडियन इक्वल टू 2 टाइम मीन प्लस मोड, ये रिलेशन याद कर लो। 3 टाइम मीडियन इक्वल टू 2 टाइम मीन प्लस मोड, ये जरूर याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू में भी और वैसे भी, ठीक है। और एमसीक्यू में मॉडल क्लास और मीडियन क्लास याद रखो, मॉडल क्लास और मीडियन क्लास, इस पे क्वेश्चन आएगा। मीडियन क्लास के लिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाते हो, ठीक है, n/2 करते हो और उसको जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखते हो उसके सामने जो इंटरवल होता है वो आपका मीडियन क्लास आता है। मॉडल क्लास में क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाली क्लास मॉडल क्लास होती है। फिर कहता है उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम बताइए, डिफरेंस बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में बन रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये तो हुआ मीडियन की बात। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर जो है वो मीन मीडियन मोड की बात करने के बाद अगर मैं बताऊं तो आपको लास्ट चैप्टर जो है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बेसिक कंसेप्ट सबको पता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये तो कंसेप्ट बेसिक है, क्लास 6 8 में है। लेकिन क्वेश्चन के लिए क्या तुम्हें पढ़ना है इसमें जानो। पहली बात 52 डेकार्ड के बारे में आप देखो, आप अपना नोट पढ़ लो, सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। 52 डेकार्ड जो पढ़े हो जिसमें से आपको 4 तरीके कार्ड होते हैं 52 में, ठीक है, डायमंड, हर्ट्स, क्लब और एक्सपेरी, वो सब। उसके बीच में कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने रेड होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, ये सब चीजें जानिए। दूसरी चीज 2 डाइस थ्रो पर 36 आउटकम्स कैसे कैसे बनता है वो जानिए। 3 कॉइन तक 2 कॉइन 3 कॉइन तक के क्वेश्चन जानिए, ठीक है। ये सब कुछ रटे रटाए क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आपको अगर आउटकम टोटल बनाना आता है तो आराम से कर लोगे, ठीक है। एट लीस्ट, एट मोस्ट, इन सब पे जो 1 2 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, कराए गए हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इस तरीके से, अगर आप जो एनसीईआरटी में उस पे 2-3 क्वेश्चन लास्ट में ऑप्शनल एक्सरसाइज में है उसको देख लीजिएगा, उसको बताया गया है। खास करके स्टैंडर्ड वालों को बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज जहाँ जहाँ है उसको देख लीजिए। अभी आपके पास जो भी टाइम है ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल अब मैं आपको बताऊं तो इतनी आइडिया आपको हो गई कि पढ़ना क्या है। अब आज से लेकर के अभी आज आपने एसएसटी का पेपर दिया है तो इस हिसाब से देखें तो अभी आपके पास अब पढ़ना शुरू किए होंगे, तो आप चाहेंगे तो कल परसों यानी कल फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में अगर आप पूरा फुल टाइम दे करके पढ़ेंगे तो पूरी बुक रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी की। जो जो मैंने कह दिया एक तरफ से लगाएंगे तो नहीं, अब आप उसको थोड़ा सा समराइज करिए,
खास करके फार्मूले और भी जो उससे रिलेटेड जाए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब। ठीक है, तो फिर भी इतना सब बताने के बावजूद भी अगर आपको कहीं कोई भी डाउट है तो निसंकोच आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, स्कूल आ सकते हैं या घर पर आ सकते हैं। जो भी मेरे लायक सेवा है वो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है ना। और बाकी चलिए, पेपर होने के बाद हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पर और देखेंगे कि कैसे क्या है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिए, भले ही मैंने स्कूल में बहुत सारी पेपर तब बनाया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन मैं बता रहा हूँ पेपर इजी आएगा, आपके लेवल से बहुत इजी रहेगा। आप बिल्कुल ये नहीं सोचिए कि पेपर बहुत टफ आने वाला है। आपको हर तरीके की सिचुएशन से लड़ना सिखाया गया है पूरे साल में। ठीक है, तो चलिए, और जाने से पहले एक सूचना दे दें कि जो क्लास 11th के बच्चे हैं, मतलब 11th वालों का नया बैच जो है वो शुरू हो जाएगा इसी अप्रैल से ही। जो बच्चे 11th में मैथ लेना चाहते हैं वो 11th का बैच भी शुरू हो जाएगा, और क्लास 10th का भी बैच जो है वो आपका 2 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 12th का बैच तो आपका ऑलरेडी 11th में और 12th वाले उनका सबका बैच, तो नया सेशन जो है वो 2 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अपने जो इधर आपका एग्जाम 11 तारीख को खत्म हो रहा है, आपके पास लगभग 15-20 दिन है समय, आप बिंदास होके जाइए, घूमिए, टहलिए, एंजॉय करिए अपने जहाँ भी घूमना टहलना है, क्योंकि फिर नया सेशन आएगा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आप ये नहीं सोचिए रिजल्ट आने के बाद सोचेंगे, आपको जो भी डिसाइड करना है डिसाइड कर लीजिए, अपने मेंटर से डिस्कस कर लीजिए कि सर आगे क्या कैसे करना है। और नई चीज़ों के लिए 2 साल का टाइम है आप, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी स्ट्रीमों में बच्चे चेंज करते हैं, कोई कॉमर्स लेगा, कोई ह्यूमैनिटी लेगा, कोई मैथ लेगा, कोई बायो लेगा। देखिए, और नए पैटर्न पर क्या कैसे होना है वो सब हम अलग से सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि नई कैसे क्या करना है। अभी सिर्फ फिलहाल आप पेपर दीजिए, और इस पेपर के बाद हम आपसे एक बार दोबारा फिर बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और आपका एग्जाम मैथ का बहुत अच्छा हो। ओके।